हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज इस लेक्चर में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे और इस पीवाईक्यूज के थ्रू, इन क्वेश्चंस के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकालेंगे और उनको रिवाइज करेंगे। ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। शुरू से आखिर तक आराम से देखिए इसको और अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए, बहुत फायदा देगा। क्योंकि आपको पता है ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन तो रहना ही रहना है। ठीक है, आपका टाइम भी सेव होगा, इस वीडियो को देखने पर आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो भाई, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, नीट 2025 का एक क्वेश्चन है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई काइनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है, अगर 2 क्वेश्चन आया या 3 क्वेश्चन आया तो भैया हमारा फायदा ही फायदा है, फायदा ही करा के जाएगा। तीनों क्वेश्चन सही हो जाएंगे, आपके दोनों क्वेश्चन सही हो जाएंगे, अच्छा स्कोर करा के जाता है। एक रिएक्शन दे रखी है, कार्बन प्लस 2H2 मीथेन बना है, मुझे उस रिएक्शन से मतलब नहीं है। डेल्टा एच क्या दे रखा है, बस उस पर आइए। डेल्टा एच दे रखा है -74.8 किलो जूल पर मोल। अब ये वैल्यू क्या दे रखी है, उसका क्या लेना देना है, कुछ नहीं लेना देना है, बस मुझे इस निगेटिव टर्म से मीनिंग था। -74 डेल्टा एच निगेटिव में दे रखा है, तो निगेटिव का मतलब ये होता है कि प्रोसेस क्या है तुम्हारा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बस हमको यही चेक करना है कि जो ग्राफ बना हुआ है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहां पर हो रहा है। जैसे मैं पहला ग्राफ चेक करता हूं, ठीक है। अच्छा, डेल्टा एच होता क्या है, डेल्टा एच होता है आपका, यहां मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, डेल्टा एच इक्वल टू हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। अब ग्राफ की स्टडी कैसे करते हैं, जैसे रिएक्टेंट देखो, ये वाली जो वाई एक्सिस है वो एनर्जी को शो कर रहा है, तो जो प्लॉटिंग जितना ऊपर होगा इसका मतलब उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और जो जितना नीचे होगा उसकी एनर्जी कम होगी। अगर मैं पहले ग्राफ को चेक करूं तो पहले ग्राफ में रिएक्टेंट ऊपर बना है और प्रोडक्ट नीचे बना हुआ है। अच्छा, डेल्टा एच कितना दिखाता है, मतलब गैप क्या होता है डेल्टा एच? डेल्टा एच ये होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का गैप, रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच का गैप, ये गैप सब में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का गैप। इसका डेल्टा एच यहां पर है, ये डेल्टा एच है इसका, तो ये तो ग्राफ तो वैसे भी नहीं हो सकता, इसका डेल्टा एच यहां दिखा रखा है। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का गैप, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का, हाँ ये हो सकता है, अभी चेक करेंगे। ठीक है, यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का गैप ये हुआ, नीचे प्रोडक्ट है ऊपर रिएक्टेंट है, ये गैप डेल्टा एच है। लेकिन इसने ऊपर दिखा रखा है, तो ये वाला ग्राफ भी तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ पॉसिबिलिटी ये है और पॉसिबिलिटी ये है। अब चलो पहला वाला ग्राफ चेक करते हैं। ऊपर रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नीचे है, इसका मीनिंग ये हुआ कि इस ग्राफ के लिए हीट ऑफ रिएक्टेंट इज अ ग्रेटर देन हीट ऑफ प्रोडक्ट। अब हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एच इक्वल टू हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, जिसमें हीट ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो बड़ी वैल्यू पर माइनस लगा है, मतलब सॉल्व करोगे तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। और डेल्टा एच निगेटिव ही तो पूछ रहा है, मतलब ये वाला ग्राफ तुम्हारा एक्सोथर्मिक ग्राफ हुआ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो गया। अच्छा, मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए हैं, एक बी वाला और एक सी वाला, क्योंकि वो डेल्टा एच बता ही नहीं रहा है ना। तुम्हें पता भी तो होना चाहिए कि ग्राफ में डेल्टा एच कहां से कहां शो होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या है, देखो प्रोडक्ट ज्यादा है, हीट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कर्व देखो ऊपर बना हुआ है और रिएक्टेंट नीचे बना हुआ है, यानी प्रोडक्ट की हीट ज्यादा है और रिएक्टेंट की हीट कम है। अच्छा, हीट के टर्म में भी बात हो सकती है और एनर्जी के टर्म में भी बात हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर जो तुम डेल्टा एच निकालोगे वो हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, जिसमें प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है, तो ये वैल्यू ज्यादा, तो सॉल्व करने पर आंसर पॉजिटिव में आएगा। लेकिन पॉजिटिव में नहीं दे रखा था, निगेटिव में दे रखा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक, चलिए आई होप आप इससे आपको ये ग्राफ समझने में हेल्प मिला होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के रिवीजन से नेक्स्ट आइए। चल भाई, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर देखो ये भी 2025 में पूछा है, दूसरा क्वेश्चन 2025 का, कह रहा हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट। हाफ लाइफ 1 मिनट दे रखा है, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का 1 मिनट है। अच्छा, मैं इसे 2 तरीके सॉल्व करके बताऊंगा, पूरा एक प्रोसेस से, फिर एक शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। ठीक है, हाफ लाइफ 1 मिनट दे रखा है, तुमसे पूछा कितना है, 99.9% फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब पहले तो आप 99.9% का मीनिंग समझिए और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन जानिए। इक्वेशन जो होता है वो ये होता है, KT इक्वल टू 2.303 लॉग A नॉट अपॉन AT।
ठीक है, यहां जो लॉग है वो 10 बेस वाला है। के क्या होता है, रेट कांस्टेंट, टी क्या होता है, टाइम होता है। ए नॉट और ए टी, भाई इसी में बहुत सारा कंफ्यूजन है। ए नॉट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, बच्चों को इतना तो याद रहता है कि हाँ भैया ये इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, इनिशियल शुरुआत वाला, जहां से मैंने स्टार्टिंग की है रिएक्शन की, ठीक है। और ए टी क्या है, ए टी को लेकर बड़ा प्रॉब्लम है। ए टी का मीनिंग होता है लेफ्ट अमाउंट, या हम बोल सकते हैं लेफ्ट रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, आफ्टर टाइम टी, यानी जब रिएक्शन की हम स्टडी कर रहे हैं टी समय के बाद, उस वक्त जो बचा हुआ अमाउंट होगा रिएक्टेंट का, उसी को हम लोग एटी बोलते हैं। ये एटी हो गया। अब यहां पर क्वेश्चन में आपको समझना होगा कि ये परसेंटेज देने का क्या मतलब होता है। 99.9% परसेंट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी परसेंटेज दे दे, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान लेना है। इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान लो तुरंत। अब 80 क्या हो जाएगा, 99.9% का आपको मीनिंग क्या निकालना है, इसका मीनिंग ये निकालना है कि 99.9% कंज्यूम हो चुका है। कंज्यूम का मतलब खर्च हो चुका है। तो बचा कितना, लेफ्ट अमाउंट कितना हुआ, 0.1% लेफ्ट है, ठीक है। 100 में माइनस कर दो भाई, 100 था इनिशियल अमाउंट, मैंने 100 माना, उसमें 99.9 खत्म हो गया, खर्च हो गया, कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना, 100 माइनस 99.9 कितना आ जाएगा, 0.1%, यानी मैं 80 को लिख सकता हूं 0.1। अब मुझे ए नॉट मिल गया, एटी मिल गया। अब मुझे टाइम पूछ रहा है, तो लेकिन मुझे इस इक्वेशन में अभी भी के नहीं पता है, तो के पता करने के लिए हम हाफ लाइफ की इक्वेशन को यूज करेंगे। आपको भी पता है फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं याद है भाई, इस क्वेश्चन के साथ आप याद हो जाना चाहिए, 0.693 डिवाइडेड बाई के, ठीक है। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.693 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ दे रखा है 1 मिनट। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिना यूनिट देखे आंसर का वो सेकंड वगैरह में कन्वर्ट करने लग जाते हैं, उनको लगता है सब ऐसा ही में लेकर चलो। ऐसा जरूरी नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन मिनट में ही दे रखा है, तो हम भाई हाफ लाइफ मिनट में ही लेकर चलेंगे, आपको उसे सेकंड में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। तो मेरा k इतना ही आ गया, 0.693, ठीक है। अब मजे की एक बात आपको बताता हूं न्यूमेरिकल को इजी करने के लिए, जो 0.693 होता है, देखो ये सब तरीका आपको सीखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत भारी पड़ता है भैया नीट के बच्चों के लिए, तो कैलकुलेशन कोशिश करना है कि दिमाग लगा करके इजी कर सके। 0.693 एक्चुअल में 2.303 और 0.3010 का मल्टीप्लीकेशन होता है। ये वैल्यू और 0.693 बराबर है। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। अच्छा, मैंने उस टर्म में क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इक्वेशन में रखते हैं, के की वैल्यू हो गई 2.303 इंटू 0.3010, ठीक है। 0.693 की जगह मैं ये रख रहा हूं, ऐसा इसलिए कैलकुलेशन इजी करने के लिए, इंटू टाइम हो गया, इंटू टाइम, यही तो टाइम मुझे निकालना है, और इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट। ए नॉट कितना है, लो भैया ए नॉट हो गया 100, और 80 कितना है, 80 हो गया 0.1। चलो भाई, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखो 2.303 से 2.303 कैंसिल हो गया, ठीक। अब क्या बचा है, ये 0.1 जब ऊपर जाएगा, यानी 10⁻⁻1 है, ऊपर जाएगा तो एक जीरो और बढ़ा देगा, यानी ये हो जाएगा log 1000। तो मैं 1000 को क्या लिख सकता हूं, मैं 1000 को लिख सकता हूं 10⁻3, और इक्वल टू इधर बचेगा 0.3010, मतलब तुम्हें इजी करना है, 0.30 लेकर चलो, और इनटू टाइम। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई वैल्यू पावर में लिखा है तो उसे आप क्या काम करिए, उसे आगे ले सकते हैं। तो हम इसे लिखेंगे 3 log 10, और इधर आ गया तुम्हारा 0.30 टाइम, ठीक है। चलो भाई और सॉल्व करते हैं इसको, ठीक। अब log 10 की वैल्यू कितनी होती है, अब इतना तो याद होना चाहिए भैया, log 10 की वैल्यू 1 होती है, इसको हमने हटाकर 1 कर दिया, बचा 3, तो टाइम इक्वल टू हो गया 3 डिवाइडेड बाई 0.30, ठीक है, 0.30। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी सा कैलकुलेशन है, सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा,
सॉल्व करके कितना आ गया तुम्हारा 10। ठीक है, अब ये 10 मिनट, जो भी आंसर आएगा 10 मिनट। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। तो ये मैंने पूरा प्रोसीजर से समझाया। देखो प्रोसीजर से करने से एक फायदा होता है कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हाँ भैया यहाँ टी 99.9% का मीनिंग क्या था, कि हाँ भैया इतना कंज्यूम हुआ। अगर परसेंटेज में दे रखा है तो ए नॉट की वैल्यू हम 100 मान के चलेंगे, 99.9 खत्म हो गया तो उसको माइनस कर दो। हमें हमेशा 80 कौन सा कंसंट्रेशन रखना है, बचा हुआ कंसंट्रेशन रखना है। हमने कैलकुलेशन का एक तरीका भी सीखा कि 0.693 को मैं 2.303 इंटू 0.30 लिख सकता हूं। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इधर जो वैल्यू है और इधर वैल्यू में आसानी से कैंसिल कर सकूं, कैंसिल कर लूंगा तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ट्रिक या कह सकते हैं शॉर्ट मेथड। ठीक है, वैसे ट्रिक बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि यही सब ट्रेंड में चला करता है यूट्यूब पर, तो भैया मैं भी ट्रिक ही बोल रहा हूं, शॉर्ट मेथड। ठीक है, एक शॉर्ट मेथड क्या है कि हाफ लाइफ और 99.9% वाले टाइम में रिलेशन क्या होता है, हाफ लाइफ इंटू 10 इक्वल टू टी 99.9%, ये रिलेशन है। अब चाहे तो तुम इसे डायरेक्ट याद कर लो। वैसे मैं हमेशा बहुत सारे फॉर्मूले याद करने, बताने और याद करवाने के हमेशा खिलाफ रहता हूं। बहुत सारा चीज हम बेसिक मैथ और एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है और टाइम बच जाएगा। हाफ लाइफ इंटू 10, हाफ लाइफ कितना है 1 है, और इंटू 10 इक्वल टू टी 99.9%, जो कि आ गया हमारा सीधे सीधे 10 मिनट, यहां से भी आ गया। अब ये एक लाइन का था, लेकिन अब क्या हर परसेंटेज वाले के साथ रिलेशन बनाते फिरेंगे कि हाँ भैया हाफ लाइफ और उस परसेंटेज के बीच में क्या रिलेशन है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन अगर हाँ 99.9 कॉमन हो, कॉमन परसेंटेज है, बार बार आता है, तो एक फॉर्मूला याद कर भी कर सकते हैं। तो दोनों हमारे पास हो गया। ठीक है, चलो भाई 2025 का ये भी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए अगला क्वेश्चन भी नीट 2025 में ही पूछा गया है, यानी नीट 2025 में 3 क्वेश्चन आया था काइनेटिक्स से, और कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं थे, सिंपल थे क्वेश्चन, किए जा सकते थे। हाँ भाई चलो अब देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है, जो जो दे रखे वो नोट करते चलो। के दे रखा है 0.03 सेकंड इनवर्स। जब भी सेकंड इनवर्स रेट कांस्टेंट की यूनिट दे, समझ जाओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है। कह रहा हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर 7.2 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू गेट रिड्यूस्ड। यहां थोड़ा स्पेलिंग गलत होगी, गेट GET, गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, टू गेट रिड्यूस 0.9 मोल पर लीटर। अब मैं आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको अगर इस तरह का लिखा हुआ मिलेगा तो आपको क्या समझना है। यानी स्टार्टिंग में उसका कंसंट्रेशन कितना था 7.2, यानी ए नॉट आपको दे रखा है 7.2 मोल पर लीटर। जब भी क्वेश्चन में रिड्यूस टू का टर्म यूज हो जाए, रिड्यूस टू, इसका मतलब ये बचा हुआ कंसंट्रेशन दे रहा है। रिड्यूस टू ये वर्ड आपको दिख जाए क्वेश्चन में तो समझ जाना कि ये मुझे बचा हुआ कंसंट्रेशन दिया है, यानी 80 हम लिखेंगे तो 80 इक्वल टू हो जाएगा 0.9 मोल पर लीटर, 0.9 मोल पर लीटर। ए नॉट और 80, जब ए नॉट 80 मिल गया, के मिल गया, तो क्या हम टाइम नहीं निकाल सकते? चलो भाई फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लिखते हैं, के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट बाई 80। ठीक है, अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, के कितना दे रखा है 0.03 इंटू टाइम इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट की वैल्यू है 7.2 और 80 की वैल्यू है 0.9। मुझे लग रहा है कुछ कुछ आसानी से कैलकुलेशन हो सकता है। क्या कैलकुलेशन हो सकता है भैया आसानी से? पॉइंट कैंसिल कर लेंगे, पॉइंट कैंसिल कर लेंगे, 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये 8 लॉग 8 हो जाएगा। ठीक है, और कैलकुलेशन करते हैं, लॉग 8 हो गया ये। चलो नेक्स्ट, अभी टाइम इक्वल टू हम ले सकते हैं 2.303 डिवाइडेड बाई 0.03 एंड इधर हो गया log 8। log 8 को मैं लिख सकता हूं log 2 के पावर 3। अगर आपको log 8 की वैल्यू डायरेक्ट नहीं याद है, log 2 के पावर 3 लिख लो, 8 आएगा, log की प्रॉपर्टी लगा लो, 3 आगे चला जाएगा, तो टाइम इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 0.03 इंटू 3 और log 2। अब देखो कैलकुलेशन कितना इजी, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 0.01, ये कितना आ गया तुम्हारा 0.01 आ गया। तो टाइम इक्वल टू
2.303, 0.01 का मतलब 10⁻², 10⁻² को ऊपर ले जाओगे तो 10⁻², यानी 100 ऊपर आ जाएगा, नीचे का वैल्यू गायब, और इनटू log 2। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है? log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। और मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू घुमा फिरा के काइनेटिक्स में आनी ही आनी है, 2.303 और 0.3010। इसका मल्टीप्लाई याद रखो, इसका मल्टीप्लाई होता है 0.693 और इनटू 100। कैलकुलेशन काफी इजी हो गया, 2 जीरो यानी 2 पॉइंट इधर ले आओ, यानी टाइम इक्वल टू हो गया 69.3 सेकंड, 69.3 सेकंड। तो 69.3 सेकंड कोई है? लो भाई, पहला ही ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन 69.3 सेकंड। बताइए, कोई दिक्कत? देख लीजिए, समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट सीखिए कि रिड्यूस टू अगर वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब होता है बचा हुआ कंसंट्रेशन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 2024 पर आते हैं। कह रहा है कि कौन सा प्लॉट सही होगा आर्हीनियस इक्वेशन के लिए? ln k वर्सेस 1/t आपको बनाना है। तो हम एक काम करते हैं, मैं पूरा आपको इक्वेशन के थ्रू ग्राफ बनाता हूं, फिर उसके बाद आप इसको आकर के यहां पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए फ्रेश पेज पे बनाना स्टार्ट करते हैं। ln k वर्सेस 1/t आपको वो ध्यान में रखना है। तो पहले आर्हीनियस इक्वेशन लिखते हैं। आर्हीनियस इक्वेशन क्या होता है? आर्हीनियस इक्वेशन होता है तुम्हारा k इक्वल टू a e के पावर माइनस EA/RT। ये e के पावर में है, ये आर्हीनियस इक्वेशन है। इसमें से k तुम्हारा क्या है? k होता है रेट कांस्टेंट, और a क्या है? a e के पहले लगा है, e क्या होता है? एक्सपोनेंशियल टर्म, तो इसको हम बोल देंगे e से पहले लगा है तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल सकते हैं, ठीक है? इसमें EA एक टर्म यूज हुआ है, इसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्चुअल में ये रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन दिखाता है। T टेम्परेचर हो गया, यहां टाइम नहीं है भैया, T टेम्परेचर है, और R क्या है तुम्हारे पास? गैस कांस्टेंट। ये मैंने आर्हीनियस इक्वेशन लिख दिया। अब इसमें क्या काम करते हैं? उसने पूछा है ln k वर्सेस 1/t, तो मुझे ln फॉर्म में लाना होगा। ln का मतलब है log e बेस, तो log e बेस जब हम ले लेते हैं, दोनों साइड log ले लीजिए e बेस पर, तो ln k इक्वल टू ln a e के पावर माइनस EA/RT। अच्छा, लॉ की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। लॉ की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई मल्टीप्लाई में है तो उसको प्लस में लिख सकते हैं। ln a मैंने लिख लिया, ठीक है? अब मैंने प्लस लगा दिया, आगे ln का मल्टीप्लाई इसमें करना है e पर, तो ये log तो खुद e बेस पर है और यहां पर भी e बेस है, तो e कैंसिल हो जाएगा, मतलब log हट जाएगा, बस जो बचा है वो लिख देना है। बचा क्या है? माइनस EA/RT, यानी इसको मैं लिख सकता हूं ln k इक्वल टू ln a प्लस माइनस EA/RT। इसको सिंपल कर लो, और ln k इक्वल टू ln a माइनस EA/R इंटू 1/t, ये मैंने लिख लिया। अच्छा, अब जो ग्राफ कह रहा है वो ग्राफ कह रहा है ln k वर्सेस 1/t, यानी ln k जो है तुम्हारा वो हुआ y एक्सिस पे जाएगा और 1/t पूरा कहां जाएगा? x एक्सिस पर, क्योंकि हमारा जो ग्राफ होता है वो हमेशा y वर्सेस x का होता है, यानी y एक्सिस पर रखना है तुमको ln k और x एक्सिस पर रखना है तुमको 1/t। तो सबसे पहले आपको ये तलाशना होता है कि ये जो इक्वेशन है वो कौन से कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये इक्वेशन मुझे साफ साफ दिख रही है कि अगर मैं लिखूं y इक्वल टू और ln एक जगह c और प्लस mx, तो y इक्वल टू c प्लस mx, ये इक्वेशन किसकी होती है? ये इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। तो y की जगह मैंने ln k लिख दिया और x की जगह पर 1/t हो गया। अब मुझे कंफर्म तो है कि मुझे स्ट्रेट लाइन बनाना है, लेकिन यह पता करना होगा कि भैया स्ट्रेट लाइन कैसा बनाना है, बढ़ता हुआ कि घटता हुआ। यह डिसाइड होता है स्लोप से, और स्लोप क्या होता है? स्लोप ये m टर्म है। तो 1/t अगर x है तो 1/t का जो मल्टीप्लाई में है, कोफिशिएंट है उसका, वो स्लोप बनेगा। यानी m को अगर कंपेयर कराएं तो m की जगह पर क्या लिखा है? m की जगह पर लिखा हुआ है माइनस EA/R, ठीक है? इक्वेशन में m की जगह पर लिखा हुआ है माइनस
EA/R, और तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो स्लोप है वो स्लोप किस में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। स्लोप भाई निगेटिव में आ रहा है, और अगर स्लोप निगेटिव में है तो मुझे डिक्रीजिंग कर्व बनाना है। लेकिन डिक्रीजिंग कर्व डिसाइड तो हो गया, स्ट्रेट लाइन डिसाइड हो गया, लेकिन मुझे डिक्रीजिंग बनाना है, डिक्रीजिंग कर्व, ठीक। लेकिन कहां से बनाना है, तो कहां से बनाना है ये बताता है ये C क्या होता है, इंटरसेप्ट। C होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ओरिजिन से y एक्सिस पे डिस्टेंस। तो देखो C की जगह पर क्या लिखा हुआ है, ln a। C हो गया तुम्हारा यहां ln a। तो मुझे पता तो है नहीं, फिक्स वैल्यू तो है नहीं ln a कि कितना डिस्टेंस, कोई भी ले लो, यहां से यहां मान लेते हैं ln a यहां तक है, यहां तक का डिस्टेंस ln a है। अब मुझे यहां से बनाना है डिक्रीजिंग कर्व, वो भी स्ट्रेट लाइन। लो भैया मैंने बना दिया डिक्रीजिंग कर्व, और वो भी स्ट्रेट लाइन, और स्लोप क्या है, m = -EA/R। तो हमने पूरा ग्राफ सीखा एक्चुअल में कि कैसे बनता है, डायरेक्ट याद नहीं करना है। तो ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ ऐसे ही बनेगा, डिक्रीजिंग कर्व स्ट्रेट लाइन। अब इतना याद रखिए, और चलिए देख लेते हैं अपने ऑप्शन में। डिक्रीजिंग कर्व स्ट्रेट लाइन, ln k 1/t, डिक्रीजिंग कर्व स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी आ गया। आई होप आपने ग्राफ सीखा होगा, इसको देख लीजिए एक बार फिर से कायदे से। आर्हेनियस इक्वेशन कैसे, उसका हमने ln यानी log e बेस लिया, फिर ln k वर्सेस 1/t कैसे ग्राफ बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है एक्टिवेशन एनर्जी को लेकर के। कह रहा है कोई केमिकल रिएक्शन है और एक्टिवेशन एनर्जी अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो कौन सा इसमें वैल्यू अगर मुझे पता रहेगा, 1 कोई भी वैल्यू एक इसमें से चूज करना है जो पता रहेगा, तो मैं एक्टिवेशन एनर्जी को आराम से निकाल सकूंगा, ठीक है। देखो आर्हेनियस इक्वेशन के कई फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म ये भी है, ठीक है, log K2/K1, एक फॉर्मूला होता है K2/K1 = EA/2.303 R 1/T1 - 1/T2, ये एक फॉर्मूला होता है। अब इसमें दो डिफरेंट टेम्परेचर हैं, अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो रेट और रेट कांस्टेंट बदल जाया करते हैं। तो T1 पर रेट कांस्टेंट K1 हो जाएगा और T2 पर रेट कांस्टेंट K2 हो जाएगा। अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर पर मुझे रेट की वैल्यू पता है, यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता है, तो मैं आराम से इस फॉर्मूले से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकता हूं। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, दो डिफरेंट टेम्परेचर पर मुझे K की वैल्यू अगर पता है तो मैं EA निकाल सकता हूं, क्योंकि बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, वो तो मुझे पता ही रहेंगी, ठीक है। तो इनमें अगर आप ध्यान से पढ़ें तो लास्ट ऑप्शन यही लिखा हुआ है, रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, ये डी ऑप्शन हो गया। अगर सिर्फ फॉर्मूला याद होता, ठीक है, अगर सिर्फ फॉर्मूला याद है तो हम ऐसे क्वेश्चन नीट के आराम से कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, आपको स्कोर दिलाएगा, बस ध्यान रखिए कुछ बातों का, ठीक है। चलिए नीट 2023 का एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक सर्टेन रिएक्शन है जिसका रेट, क्योंकि देखो भाई रेट और ऑर्डर जो होता है वो सब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं, तो हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कंडीशन होती हैं, अगर बता देगा तो लिख सकते हैं, लेकिन अक्सर क्वेश्चन में तुम्हें रेट लिख करके देगा। तो देखो रेट लिख करके दिया है, रेट कितना लिखा है, रेट = K और A का ऑर्डर, A का जो पावर है वो उसका ऑर्डर हो गया, A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है और B के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है। कह रहा व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज अ ट्रिपल कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ B इज अ कांस्टेंट द इनिशियल रेट वुड बी, ठीक है। कह रहा है A के कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दिया जाए, A के कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स, और B को क्या रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए। तो कह रहा है जो नया रेट मिलेगा वो कितना हो जाएगा, नया रेट मिलेगा तो वो कितना हो जाएगा, ठीक है। चलो करके देख लेते हैं। इससे मैं मान लेता हूं ये शुरुआत वाला रेट है, तो इसको मैं मान लेता हूं रेट 1, रेट 1 की जगह मैं इसको R1 लिख ले रहा हूं, ठीक। अब दूसरी कंडीशन बना रहा हूं, R2 = K, A का कंसंट्रेशन चेंज कर दिया, A का कंसंट्रेशन 3 टाइम्स, 3 गुना, तो 3A², और B के कंसंट्रेशन को टच भी नहीं करना है, जैसा है वैसा कांस्टेंट रखो। अब क्या करना है भैया, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो,
डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन को, k से k कैंसिल, b से पूरा b कैंसिल, बचेगा R1/R2 इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं a अपॉन, क्योंकि दोनों का पावर सेम है तो मैं एक ही ब्रैकेट में इसको लिख सकता हूं, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो R1/R2 इक्वल टू 1/3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 1/9 आ गया। यानी मैं लिखूंगा कि R1 9R1 इक्वल टू R2, यानी जो नया रेट मिलेगा वो पुराने वाले रेट का कितना टाइम्स हो गया है, 9 टाइम्स हो चुका है, यानी बढ़ गया ना, 9 टाइम्स मतलब 9 गुना बढ़ गया। तो कोई देखो ऑप्शन है 9 टाइम्स वाला, इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 9, इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 9। ठीक है, ऐसा दो ऑप्शन एक जैसा लिख दिया क्या, इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 9, इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 9, हो सकता है डिक्रीज लिखा हो, कोई एक ऑप्शन ले लेते हैं बी, इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 9, मुझे तो सही आंसर से मतलब था 9R1 इक्वल टू R2। ठीक, जो नया वाला रेट है वो पुराने वाले रेट का कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा, इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 9। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है नीट 2023 का। देखो इस पे असर्शन रीजन भी बना दिया है, लेकिन बहुत सिंपल सा असर्शन रीजन बनाया है भाई। अगर कोलिजन थ्योरी आपने लाइन टू लाइन पढ़ रखा है, बहुत आराम से कर लोगे, बढ़िया। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि ये जो रिसेंट ईयर्स हैं, जो पिछले 1-2 साल 3 साल तक, या अगर आप 2020 तक का भी स्टडी करेंगे तो आप पाओगे ना, ज्यादा पोर्शन कहां से उठा रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी से उठा रहा है, और फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर पूरे काइनेटिक्स में अगर आप फर्स्ट ऑर्डर और एक्टिवेशन एनर्जी भी कायदे से पढ़ लेते हैं तो बहुत आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलो भाई, असर्शन क्या कह रहा है कि ए रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। कह रहा है क्या किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकता है? चलो चेक करके देख लेते हैं भाई, जीरो हो सकता है कि नहीं। हमारे पास इक्वेशन है के ए ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, ये हमारे पास क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखा है। ठीक, आर्हेनियस इक्वेशन यही होता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी जीरो करने पर क्या होगा, मान लो एक्टिवेशन एनर्जी मैं जीरो कर ले रहा हूं, तो जीरो वैल्यू रखो k इक्वल टू ए ई के पावर माइनस जीरो बाई आर टी। तो किसी के ऊपर जीरो है, जीरो बाई आर टी मतलब पूरा जीरो हो जाएगा, तो e के पावर जीरो, किसी के पावर जीरो 1 बन जाता है, यानी ये 1 बन जाएगा। ठीक है, तो k इक्वल टू ए आ गया, यानी ये रेट कांस्टेंट a के बराबर हो गया। अब कहोगे k इक्वल टू ए आने से क्या है, क्या फायदा क्या नुकसान, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? अब ऐसे नहीं समझ में आएगी बात जब तक आपको k और a के और मीनिंग नहीं समझ में आते। चलिए मैं आपको बताता हूं, k का एक और मीनिंग होता है, रेट कांस्टेंट के अलावा k किस बात को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन को, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। और a किस बात को रिप्रेजेंट करता है, टोटल कोलिजन को, नंबर ऑफ टोटल कोलिजन। कोलिजन का क्या मीनिंग? देखो भाई, कोलिजन थ्योरी यही तो कहता है कि रिएक्शन कैसे स्टार्ट होते हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, बहुत ढेर सारे कोलिजन होते हैं, लेकिन सारे कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होते। कुछ ऐसे कोलिजन होते हैं जिनसे केमिकल चेंज स्टार्ट होता है। केमिकल चेंज स्टार्ट होने का मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो जिस कोलिजन से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ऐसे कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। तो उस इफेक्टिव कोलिजन के नंबर को k रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन कम होते हैं, किसके कंपेयर में, टोटल कोलिजन के कंपेयर में। टोटल कोलिजन है, जाहिर सी बात है बहुत कम होंगे, और बहुत सारे ऐसे कोलिजन होंगे जो इफेक्टिव नहीं होते। तो k नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और a टोटल कोलिजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी जीरो कर दूं तो क्या सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, k इक्वल टू a? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा भाई, दिस इज नॉट पॉसिबल रियल लाइफ में, दिस इज नॉट पॉसिबल रियल लाइफ में, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जितने कोलिजन हो रहे हैं, जैसे 100 नंबर ऑफ कोलिजन हुए तो 100 के 100 इफेक्टिव कोलिजन हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहले तो आपको इनका मीनिंग समझ में आ गया होगा कि कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इफेक्टिव कोलिजन से ही केमिकल चेंज आता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को जीरो तो नहीं कर सकते हो, जीरो करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स है। अब आइए रीजन क्या लिखा है।
the minimum amount of energy absorbed by reactant molecule so that their energy becomes equal to threshold value is called activation energy। अब इसका मीनिंग क्या है? मैंने आपसे क्या कहा था, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इफेक्टिव कोलिजन चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन किसे बोलते हैं, उसकी शर्त क्या होती है, क्या कंडीशन होती है कि किस कोलिजन को हम इफेक्टिव कोलिजन कह सकते हैं? उसमें पहली शर्त यह है, मॉलिक्यूल के पास मिनिमम अमाउंट में इतनी एनर्जी चाहिए कि वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा सके, वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके, एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके। देखो एक ग्राफ बनाते हैं, उससे आपको आसानी समझ में आएगा। मान लो ये रिएक्टेंट है, यहां प्रोडक्ट है, ये ऐसे है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पीक वैल्यू है, ये एनर्जी बैरियर कहलाता है। एनर्जी बैरियर एक तरीके का पुल, ऊर्जा का पुल है। अब रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल इसको क्रॉस करेगा तभी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को इस पुल क्रॉस कराने के लिए जो मिनिमम अमाउंट में एनर्जी चाहिए रहेगी, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की अपनी खुद की एनर्जी है। यहां से यहां तक मॉलिक्यूल की अपनी खुद की एनर्जी, मॉलिक्यूल की एनर्जी जीरो नहीं होती कभी, उसके पास खुद की अपनी एनर्जी है। उसके अलावा जो तुम इसको एनर्जी दे दोगे कि वो बैरियर को क्रॉस कर जाए, उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल की जो अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी है या जो भी एनर्जी है, वो मिला करके उस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये टोटल एनर्जी यहां से लेकर यहां तक वाली टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड है। अब इसको दो टुकड़ों में तोड़ेंगे तो एक मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, इसी को हम लोग बोल देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो रीजन वाला स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा, ये तो ठीक था, सर्जन रीजन की नजर से मैंने आपको बता दिया। अगर आपको दिमाग में एक बार में थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन एनर्जी में फर्क समझना है तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देकर के आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई सब्सटेंस, कोई सामान खरीदना है, वो मान लो 1000 रुपए की है, 1000 रुपए की, लेकिन आपके पास पहले से 400 रुपए पड़े हुए हैं। तो 400 आपका खुद का है, लेकिन 1000 रुपए जब तक नहीं होंगे तब तक आप वो सामान खरीद नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब आपको हेल्प लगेगी। तो 400 प्लस कितने की हेल्प लगी? तो 400 प्लस 600 की हेल्प लगी। तो वो जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं 600, जो हेल्प दे रहे हैं, वही 600 एक्टिवेशन एनर्जी है। और वो जो 400 जो आपके पास पहले से था, वो मॉलिक्यूल की अपनी खुद की एनर्जी है। और टोटल मिला दें, यानी टोटल जब तक 1000 नहीं होगा तब तक आप वो सामान नहीं खरीद पाएंगे, उसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड। तो मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब 2021 में क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ lnk वर्सेस 1/t ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज -5 × 10³ k द वैल्यू ऑफ EA ऑफ द रिएक्शन। देखो फिर से वही आर्हीनियस इक्वेशन और वही ग्राफ को लेकर सवाल पूछा है। अभी इससे पहले जहां पढ़कर आ रहे हैं 2025 या 2024 वाला जो क्वेश्चन था, उसमें ग्राफ ही सीधा सीधा पूछ लिया। अभी क्या है, उसी ग्राफ से एक और क्वेश्चन निकाला है। तो अब बार बार वो फिर से पूरा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, टाइम बचेगा हमारा, क्योंकि ग्राफ तो बना ही चुके हैं। lnk वर्सेस 1/t का ग्राफ क्या था, बस बना लो, आंसर आ जाएगा। lnk वर्सेस 1/t का ग्राफ यहां था। कोई हमने इंटरसेप्ट लिया था, इंटरसेप्ट क्या था, ln और उसके बाद एक डिक्रीजिंग कर्व बनाया था, और इसका स्लोप क्या आ रहा था, स्लोप आ रहा था -EA/r, ये था। अब तुमसे वही स्लोप दे रखा है, स्लोप की वैल्यू दे रखी है। स्लोप की वैल्यू कितनी दे रखी है, दे रखी है -5 × 10³ और आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है, बस कंपेयर करा दीजिए। -5 × 10³ इक्वल टू -EA/r। मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर ले जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल कर लीजिए, r ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। r की वैल्यू कितनी होती है, 8.314 लेकर चलनी है, क्योंकि जूल वाली एनर्जी है, जूल में होगा तो जूल पर मोल केल्विन यूनिट होती है 8.314। ले जाकर मल्टीप्लाई करोगे 5 × 10³ से, और ये EA की वैल्यू हो गई। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है। ये आ जाएगा तुम्हारा 10³ है, तो ये पॉइंट तो हटा ही दो, ये बचा 8314 × 5 इक्वल टू EA। ये हो गया 20 और 5 × 1 5, 5 2 7 हो गए, 15 और 40, 40 और 1 41,
41570 ये जूल में आता है। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा 1000 लाख इतनी वैल्यू में आता है, 10,000 20,000 इस टर्म में आता है, ठीक है। 10,000 के टर्म में या लाखों में आता है तो परेशान नहीं होना, वो जूल में आएगा। तो जब इतनी बड़ी वैल्यू होता है ना तो जनरली क्या करता है कि उसको किलो जूल बना के लिखता है। तो अगर आप इसको किलो जूल बनाएंगे, जूल को किलो जूल बनाने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट इधर ले चलो, 41.570 ये हो गया किलो जूल पर मोल में आ गई एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू। ऐसा कोई ऑप्शन है? पहला ऑप्शन 41.5 समथिंग किलो जूल पर मोल, ठीक। तो देखो ग्राफ से था, ग्राफ पहले ही सीख चुके थे, बस हमें स्लोप उठाना था, स्लोप के साथ क्या कर देना था, कंपैरिजन कर देना था। आइए नीट 2020 का एक क्वेश्चन देखते हैं कि कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन ZAB क्या रिप्रेजेंट करता है। भैया कोलिजन थ्योरी में रेट, कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच का जो रिलेशन था, आर्हीनियस इक्वेशन, उसको एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। P लिखते हैं, Z लिखते हैं, AB। मान लो कोई बाइनरी दे रहा है, मतलब दो रिएक्टेंट हैं, उनके लिए रिएक्शन है, ठीक। तो A और B रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल वो आपस में कोलाइड करेंगे, P इंटू ZAB E के पावर माइनस EA/RT, ये भी एक इक्वेशन होता है, लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। अब इसमें कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है? यहां पर जो P का टर्म है वो रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर ओरिएंटेशन को, प्रॉपर ओरिएंटेशन फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। आप कहोगे प्रॉपर ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या है? जब तक इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा तब तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की दो शर्तें हैं। पहला कि भैया उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होना चाहिए, उसके पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा दे, जो बैरियर क्रॉस करवा दे। लेकिन इसके अलावा एक दूसरी भी शर्त है। दूसरी शर्त क्या है कि मॉलिक्यूल सही डायरेक्शन में कोलाइड भी करने चाहिए। अगर सही डायरेक्शन में कोलाइड नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ का कुछ बन जाएगा। जैसे मैं प्रॉपर ओरिएंटेशन को समझाने के लिए एक एग्जांपल आपको देता हूं। एग्जांपल क्या है देखो, तब आपको प्रॉपर ओरिएंटेशन समझ में आ जाएगा। जैसे ए का मॉलिक्यूल है और एक AB मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं A2 प्लस B, ठीक है, A2 प्लस B बना रहे हैं। तो अब ये जो रिएक्शन करके A2 प्लस B बनाए हैं, मान लो कोलिजन इस तरह हुआ, A कोलाइड कर रहा है, उसके सामने B पड़ गया, AB मॉलिक्यूल में से B वाला जो पोर्शन है, B वाला एटम है, वो A के सामने पड़ गया, ठीक है। तो जब A के सामने पड़ेगा तो इस तरह के कोलिजन में A और B टकराएंगे और उससे प्रोडक्ट AB बन जाएगा और ये वाला सिर्फ A बचेगा। यानी फिर से वही चीज बनकर आ गया जहां से मैंने स्टार्ट किया था। A प्लस AB रिएक्टेंट था, देखो प्रोडक्ट भी AB प्लस A, यानी वही बनकर के आ गया। तो हम इस तरह के कोलिजन को बोलते हैं कि इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन हुआ है। इम्प्रॉपर, सही डायरेक्शन में नहीं टकराए। इसका मतलब ये किस तरह से इनको टकराना चाहिए था, कोलाइड करना चाहिए था, A का मॉलिक्यूल A से ही टकराए। तो जब A से टकराएगा तो A और A मिलकर के A2 बनेंगे और ये B अलग हो जाएगा। अब जाकर के हमको डिजायरेबल प्रोडक्ट मिला, तो ये वाला कोलिजन प्रॉपर कहलाएगा और ये वाला कोलिजन इम्प्रॉपर कहलाएगा। तो यही जो P है वो इन्हीं टर्म को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन को। अब ये जो ZAB है वो क्या दिखा रहा है? वो दिखा रहा है कि कितनी फ्रीक्वेंसी से टकरा रहे हैं। ये जो AB मॉलिक्यूल है कितनी फ्रीक्वेंसी से टकरा रहे हैं। ZAB टर्म रिप्रेजेंट करता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी को, यानी पर सेकंड पर वॉल्यूम कितना नंबर ऑफ कोलिजन हो रहा है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी ये होता है नंबर ऑफ कोलिजन, ठीक है, पर सेकंड पर वॉल्यूम, ये पूरा टर्म हुआ। तो देख लीजिए कहीं पर ऐसा लिखा है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ZAB किस टर्म को रिप्रेजेंट करता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी को। अच्छा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को भी पूछ सकता है क्या होता है, तो मैंने एक एक्स्ट्रा टर्म बता दिया, इसे याद रखिएगा, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर वॉल्यूम, ठीक, आपका बी ऑप्शन। चलो भाई, नीट 2020 का एक और क्वेश्चन देखते हैं। रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या दे रखा भैया? रेट कांस्टेंट दे दिया, सीधे सीधे K की वैल्यू 4.606 दे रखा है, शॉर्ट में ले लो 4.6 × 10⁻³
कह रहा द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2.0 ग्राम से 0.2 ग्राम। देखो फिर से यहां क्या लिखा है, रिड्यूस टू, रिएक्टेंट टू, रिड्यूस टू का टर्म यूज हुआ, तो इसका मतलब तुम्हारा ए नॉट क्या दे रखा है, शुरुआती कंसंट्रेशन था 2.0 ग्राम का, और रिड्यूस टू यानी कितना बचा, 80 का मतलब होता है लेफ्ट पार्ट, बचा हुआ रिएक्टेंट, तो बचा हुआ रिएक्टेंट हो गया 0.2 ग्राम यानी अमाउंट। बस फटाफट काम कर लेते हैं कि इक्वेशन में रखते हैं के टी, के की वैल्यू है 4.6 इंटू 10⁻³ इंटू टाइम इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट है 2.0 एंड डिवाइडेड बाई 80, 80 कितना हो गया 0.2। ठीक है, तो अगर आप इसे देखेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 10 आ जाएगा, ये 4.6 इंटू 10⁻³ इंटू टाइम इक्वल टू, ये तो 10 आ गया ना भाई सीधे सीधे। ठीक है, और 2.303 और log 10 की वैल्यू 1 हो गई इंटू 1, तो टाइम इक्वल टू कितना हो गया 2.303 डिवाइडेड बाई 4.6 इंटू 10⁻³ 10⁻³ ऊपर लोगे तो 1000 ऊपर चला गया, 1000 से 2.303 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, यानी ये बचा टाइम इक्वल टू 2303 और नीचे बच गया 4.6। भैया अब इसे तुम्हें सॉल्व करना है, करके देख लो कौन सा आंसर आ रहा है। 2303 डिवाइडेड बाई 4.6, ये आप सॉल्व करिए, खुद से पहले कैलकुलेशन करिए और फिर बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक, ये लगभग आएगा, आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो 500 पॉइंट में समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो 500 पॉइंट समथिंग में एक ऑप्शन है बी ऑप्शन। ठीक है, मैंने कर लिया जल्दी से कैलकुलेटर से, आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा आराम से। तो भाई लोग ये आपका कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं PYQs, तो 2020 तक का कराया, तो आपको इससे एक आइडिया लगा होगा कि दो टॉपिक ऐसा है जिससे वो बार बार क्वेश्चन पूछता है। वो कौन सा दो टॉपिक है, रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड आर्हेनियस इक्वेशन, ये दो टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस पे काम करना है, रिवाइज कर लीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है, इसको 2-3 बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फॉर्मूले याद रखिए, ग्राफ वगैरह देखिए, 100% आप स्कोर मार्क कराएंगे काइनेटिक्स का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।